Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, और अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां पर जाकर आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा पहला आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करी गई है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम आप लोग देख रहे हो, जनरल के.एस. थिमैया। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है जनरल थिमैया म्यूजियम का। तो ये म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? कर्नाटका के कोदू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मदिकेरी, यहां पर इस म्यूजियम को बनाया गया। तो याद रखना ये इन पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर है। नाउ थोड़ा सा हम लोग इन पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करेंगे कि क्या थी ये पर्सनैलिटी। नाउ इनका पूरा नाम आप लोग देख पाओगे, जनरल कोदेंद्रा सुब्बाया थिमैया इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी डेथ हो गई थी 1965 में। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है ये एक सोल्जर थे इंडियन आर्मी के, और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लगभग 1957 से लेके 1961 तक ये आर्मी स्टाफ के चीफ थे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने लीड करा था जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, इंडिया चाइना का, उसके अंदर इन्होंने लीड भी किया था। वो बात है 1962 की। तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इनका रोल था। उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले करे हैं। उसके बाद जब इनका रिटायरमेंट हुआ आर्मी से, जो रिटायरमेंट होने के बाद इनको अपॉइंट कर लिया गया एज अ कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। तो UNP के आप कह सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के इनको कमांडर बना दिया गया। कहां पर? साइप्रस के अंदर। कब बनाया गया था? 1964 में। और ये 1965 तक ये कमांडर बने रहे, लेकिन यहां पर अब आने वाले समय भी बने रहते, लेकिन 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ कहां पे हुई? वो भी साइप्रस के अंदर 18 दिसंबर 1965 में इन महान हस्ती की डेथ हो गई थी। उसके बाद बात करें तो 1954 में 1954 में इनको अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड फॉर द सिविल सर्विस। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सेकंड पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो इनके पूर्वजों का घर था, यहां पे नाम दिया है सनी साइड, तो इसको वापस से रिनोवेट करा है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है एक म्यूजियम में, यानी कि इनके पूर्वजों का घर म्यूजियम के अंदर बदल दिया गया है। तो ये चीज याद रखना। और यहां पर ये न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने एक उद्घाटन किया है नए म्यूजियम का, और वो इनके नाम के ऊपर वो नया म्यूजियम है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, ये आप लोग इसके बारे में याद रखना। नाउ आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ, और यहां पर बात करी गई है बेसिकली एक हेलीकॉप्टर के बारे में जिसका नाम है KA-2260, यानी KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो टोटल इंडिजीनियस कंटेंट है इसके अंदर, यानी हमने खुद इसको बनाया है काफी हद तक। और कैसे बनाया है? रशिया की मदद से। ठीक है, तो इसको हमने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया है, इंडिया के द्वारा इसको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करा गया। किसके साथ मिलकर? रशिया के साथ मिलकर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। लगभग 27 से 33% तक हमने इसके अंदर इंडिजीनियसली इसको बनाया, यानी खुद हमने, इंडिया ने खुद ने डेवलप किया है। यहां पे आप लोग इस हेलीकॉप्टर का पिक्चर देख सकते हो, और इसी आर्टिकल की वजह से आज का हमारा थंबनेल भी है। नाउ यहाँ पे ये सारी चीजें बोली किसने कि भाई हाँ, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर के अंदर 27 से 33% तक जो है इंडिजीनियस डेवलपमेंट है। ये सब कौन बोल चुका है? ये सब बोला है जिसने भाई इस हेलीकॉप्टर को बनाया, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड इसके जो चेयरमैन है आज के टाइम पर R माधवन, इनके द्वारा ये सारी चीजें बात बोली गई थी। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो फाइनल डील है वो यहाँ पर हो चुकी है, लगभग 62% तक इंडिजीनियस कंटेंट असेंबल करा गया है इस हेलीकॉप्टर के अंदर। दूसरी बात भाई, जो ये हेलीकॉप्टर आने वाला है KA-2260, अब यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि जो हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं वो हो चुके हैं पुराने। कौन कौन से? जैसे चीता हो गया, और हमारे पास चेतक हेलीकॉप्टर है, तो ये काफी पुराने हो चुके हैं, इनकी एज निकल चुकी है। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हमने एक नया हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं आगे।
नाउ 2023 में हम लोग शुरू कर देंगे इन चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को खत्म करना, मतलब इनको कम करना हम लोग इस्तेमाल कर देंगे और इसका यूजेज बढ़ाएंगे। और ये जरूरी भी है कि हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करते रहें। ओके ना, उसके बाद यहां पे बात करें तो जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करा गया है किसके द्वारा? इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा। तो ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि इंडिया और रशिया मिलकर चलाते हैं। किसके बीच में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच में। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट कंपनी है जिसको यहाँ पे दोनों मिलकर चलाती है। इनके द्वारा इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करा गया है। नाउ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। 2015 की बात है, इंडिया और रशिया ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट का कंक्लूजन किया था, यानी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को आप कह सकते हो इसका एंड करा था। और इस एग्रीमेंट में बताया गया था लगभग 200 KA-2260 जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनको इंडिया इंपोर्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 60 हेलीकॉप्टर्स इंडिया इंपोर्ट करेगा और 140 हेलीकॉप्टर इंडिया अपने भारत में खुद बनाएगा। ठीक है, अपनी जगह पर खुद बनाएगा। ये डील हुई थी रशिया के साथ और रशिया के साथ मिलकर हम ये सारे काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करी जा रही है जो ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर कब आएगा। फर्स्ट हेलीकॉप्टर को डिलीवर कब करा जाएगा? जब यहां पर बताया गया टाइमिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके 36 महीने बाद पहला हेलीकॉप्टर आ जाएगा इंडिया के अंदर। ओके ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3, बात करी गई है ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में। ये आर्टिकल काफी ज्यादा ट्रेंड पे पहुंच चुका है। देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आउटलेट्स अगर हम बात करें, चाहे वो बहुत सारे न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, सारे न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। तो हमें भी डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है ट्रांस फैट के बारे में जो कि जंक फूड के अंदर पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे बर्गर पिज्जा आजकल टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड है इन चाइनीज फूड्स का, तो फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ट्रांस फैट। नाउ अगर हम बात करें एफएसएसआई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने भाई रूल चेंज कर दिया और बोला कि जो भी ट्रांस फैटी एसिड्स होंगे उसमें कम से कम जो प्रोडक्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल, यहाँ पे बात करी जा रही है इंडस्ट्रियल के द्वारा जो प्रोड्यूस करा जाता है ट्रांस फैटी एसिड्स टीएफए, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, वो प्रोडक्ट्स के अंदर लगभग 2% होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है ट्रांस फैटी एसिड्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना, ये एफएसएसआई ने बोला है, एफएसएसआई ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी है जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती है इन सब चीज़ों के ऊपर। नाउ तो ये जो फूड प्रोडक्ट है जिनके अंदर एडिबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब अगर हम बात करें इसमें इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट का इस्तेमाल करा जाता है। नाउ अब एफएसएसआई ने बोला है कि 2% से ज़्यादा आप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें लागू होगी 1 जनवरी 2022 से। क्योंकि भाई जो ट्रांस फैटी एसिड है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है हमारी बॉडी के लिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। नाउ जो ये ट्रांस फैटी एसिड है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड एसिड है। यहाँ पे आप कह सकते हो इंडस्ट्री में बनाया, खुद का बनाया जाता है। होता क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह को ऐड कर दिया जाता है ताकि भाई इसकी लाइफ बढ़ जाए और भाई आपको जो फ्राइड वगैरह वाली चीज़ मिलती हैं, चिप्स कुरकुरे, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, बेक्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्राइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनके अंदर टीएफए ट्रांस फैटी एसिड्स पाया जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम भाई आपकी आप देख सकते हो हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट अटैक्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मतलब कि हार्ट डिजीजेस, आपके दिल से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर आप लोग लगातार ज्यादा मात्रा में इन ट्रांस फैटी एसिड्स को कंज्यूम करते हो तो। और भाई WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इन ट्रांस फैटी एसिड्स को कम करेंगे हम लोग 2023 तक, काफी हद तक हम लोग कम कर देंगे। नाउ अब यहाँ पर एक पिक्चर है ये डिस्कस करने के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे किसके अंदर होता है ये स्नैक्स वगैरह, बेक्ड फ्राइड फूड जितने भी होते हैं उनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे समोसा है, पूरी तरह से तला वगैरह जाता है इसको, है ना। नाउ इससे हार्ट डिजीज होती है, हमने पढ़ लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो दुनिया में हर साल 5 लाख लोगों की डेथ होती है इस ट्रांस फैटी एसिड्स को कंज्यूम कर कर। होता क्या है, ये ट्रांस फैटी एसिड आपका एलडीएल लेवल बढ़ा देता है। एलडीएल लेवल ये कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बढ़ा देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी से रिलेटेड हमारे अंदर प्रोड्यूस होने लगती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक सर्वे हुआ है स्ट्रीट फूड का दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो पता चला कि 25% तक जो भी स्नैक्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है। ओके,
ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फोर्थ आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करी गई जो भारत रत्न अवॉर्डी हैं कौन, पंडित भीमसेन जोशी जी। तो इनका नाम अब यहाँ पर काफी ज्यादा और पॉपुलर हो चुका है, भी हमने पीछे भी पढ़ा था। तो जो एक प्रेस्टिजियस एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल का नाम के पीछे आप कह सकते हो, इस फेस्टिवल के नाम में अब इनका नाम भी इंक्लूड होगा। किनका नाम, ये पिक्चर देख रहे हो आप, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का भी नाम इंक्लूड होगा इसके अंदर। ओके, नाउ ये सब किसने करा, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि भाई जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं यहाँ पर, ये सॉरी इन्होंने अनाउंसमेंट किया कहाँ पर यहाँ पे ये जो पंडित भीमसेन जोशी आप कह सकते हो फंक्शन ऑर्गेनाइज करा था पुणे में। तो पुणे के अंदर ये अनाउंस करा गया कि भाई जो ये फेस्टिवल है उसके अंदर इनका नाम भी इंक्लूड होगा। कौन सा फेस्टिवल, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। इसके अंदर अब इनका नाम भी जाना जाएगा क्योंकि जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं इनका नाम आप कह सकते हो संगीत के अंदर बहुत बड़े महान हस्ती थे ये। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 के अंदर, ठीक है, एट गडक। तो अगर हम बात करें गडक कहाँ का पार्ट है, कर्नाटका का। तो पुणे में यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी कर्म भूमि थी, पुणे में इन्होंने पूरी तरह से अपना काम किया। इन्होंने ख्याल फॉर्म सीखा गाने का, ठीक है, अपने भजन्स गाए, अभंगास गाए, इनके ऊपर काम किया। कहाँ पर सब किया, पुणे के अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आती है कि भाई जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2009 के अंदर। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा मे बी 5th या 6th आर्टिकल है ये। बात करी जा रही है पहला इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हाई लेवल डायलॉग हुआ है, किस चीज को लेकर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो जो इंडिया है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सब के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना आप कह सकते हो कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ये चेयर करा गया किसके द्वारा, इंडिया की साइड से थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिनका नाम है पीयूष गोयल, और बाकी दूसरी साइड से यूरोपियन यूनियन की साइड से थे मिस्टर वल्दिस डोम्ब्रोवस्किस, ठीक है, डोम्ब्रोवस्किस इनका नाम है। ये याद रखना, दोनों यहां से दोनों पर्सनैलिटी के बीच में मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई थी 5 फरवरी 2021 को, और इस मीटिंग के अंदर डिसाइड करा है कि भाई जो बायलेटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, उनको ये लोग और ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिस्टर है इन्होंने एग्री किया कि भाई आने वाले 3 महीनों में फिर से यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोग एक बार और मिलेंगे आने वाले 3 महीनों में, और इनका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि भाई ये लोग आपस में बायलेटरल ट्रेड हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, दोनों के आपस के बीच में व्यापार हो गया, इसको बढ़ा सकें, इसको ग्रोथ दे सकें, अपने बीच में जो भी कॉपरेशन है उसको ग्रो कर सकें। आपस में कंट्रीज जितना कॉपरेट रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोनों के ट्रेड में और बाकी सारी चीज़ों के अंदर। ओके, नाउ आज का जो है हमारा ये लास्ट आर्टिकल है, यहां पर बात करी गई है गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में। तो भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस पे जो भी आप कह सकते हो हेट कंटेंट फैलता है, इसको रोकने के लिए इंडिया के पास एक एक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूज के अंदर क्यों है मैं भी आपको बताऊंगा। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टेक प्लेटफॉर्म्स, तो जो सेंटर है यानी हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने एक नोटिस दिया था ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर के अंदर अभी आप लोग को मालूम है कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हेटफुल कंटेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा बीच आप कह सकते हो सरकार के खिलाफ बहुत सारा कंटेंट चल रहा था। तो यहां पर सरकार ने दरख्वास्त करी ट्विटर से कि भाई क्या करा जाए, जो भी लोग हैं इनके अकाउंट को अभी के लिए बैन कर दिया जाए या फिर सस्पेंड कर दिया जाए। तो 250 अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था ट्विटर ने, लेकिन कुछ दिनों बाद ही यहां पर ट्विटर ने वापस से उन अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया और बोला कि भाई यहां पर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें इंडिया के पास इतनी पावर कहां से आई कि उसने ट्विटर को ये बोला, क्योंकि इंडिया के अंदर खुद एक लॉ है, भारत में यहां पर एक लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो यहां पर ये जो लॉ है ये पावर देता है, गवर्न करेगा सारी एक्टिविटीज जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज से होंगी, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए यहां पे इंडिया के पास ये एक्ट है, इस पे यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर यहाँ पे इंडिया के पास आप कह सकते हो ताकत है यहाँ पर जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है किसके सेक्टर में, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, बी साइट्स, और यहाँ पर इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है इस एक्ट में, ठीक है। इस एक्ट में यही पावर मिलती है इंडिया को। उसके बाद आप कह सकते हो इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 69। जो सेक्शन 69 है इस एक्ट का, ये पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई वो लोग कंप्यूटर रिसोर्स जितनी भी अगर इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उनको टैकल कर पाएं।
जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है, ठीक है, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया के खिलाफ, या फिर भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ, फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ, अगर यहाँ पे कुछ भी इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो इंडिया के पास ये एक्ट तैनात है और इस एक्ट के थ्रू जो है इंडिया स्टेप उठाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पावर देता है सेंटर को कि भाई वो लोग क्या करें, लोगों का अकाउंट ब्लॉक करवा सके, ठीक है, ब्लॉक कर सके पब्लिक को, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरे का पूरा इसके अंदर कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास इस एक्ट के थ्रू पावर आ जाती है कि वो सोशल मीडिया पर भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और जो हेटफुल कंटेंट फैल रहा है तेजी से सोशल मीडिया पर उसको रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्ट था जिसके बारे में आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।